मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 8 के बारे में बताऊंगी। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है लॉ के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एलएलबी के स्टूडेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है उसका भी एक पार्ट है। तो एलएलबी के स्टूडेंट के साथ साथ ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं इसमें लैंग्वेज जो है वो जो बेयर एक्ट की है वही यूज़ कर रही हूँ। केवल मेरे समझाने का तरीका जो है वो आसान भाषा में है। ये लैंग्वेज मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, या जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शायद नहीं पता है कि ये बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है, बस क्वेश्चन आपके वैसे ही बनते हैं जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में दिए हुए होते हैं। तो इसलिए इसको मैं वैसे ही रहने दे रही हूँ, केवल अपने समझाने का जो तरीका है उसको मैं थोड़ा सा बदल रही हूँ। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के इसके पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इनके पहले के जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो है सीक्वेंस से पढ़ने में ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का जो पहला का वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, और इसको अभी अगर हम देखें समझने के हिसाब से तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 जो है इसका भाग 2 हमने पढ़ा है, जिसके अंदर विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया हुआ है। और इसके अध्याय 1 में संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण यानी कि जो संपत्ति है उसके कब्जे को पुनः प्राप्त करने के अधिकार दिए हुए हैं। और 2 प्रकार के अधिकार दिए हैं, एक अचल संपत्ति के संबंध में और एक चल संपत्ति के संबंध में। अचल संपत्ति के संबंध में धारा 5 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं और चल संपत्ति के संबंध में धारा 7 और 8 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो 5 और 6 सेक्शन में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, उसके वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, और इसी के अंदर जो है मैंने इसकी लिंक भी दे रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। धारा 7 और 8 जो चल संपत्ति से संबंधित है उसमें धारा 7 भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और आज हम धारा 8 को देखेंगे कि धारा 8 जो है वो किससे संबंधित है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का कब्जे का प्रत्युद्धरण है उसमें 2 प्रकार की संपत्ति है, एक चल और एक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति 5 और 6 में है और चल संपत्ति धारा 7 और 8 में है। अब हम बात कर रहे हैं धारा 8 की। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 8, जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं, उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं प्रदत्त करने का दायित्व। धारा 8 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी उसका विनिर्दिष्ट परिधान करने के लिए विवश किया जा सकेगा। ये धारा ये कह रही है कि अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है या उसके नियंत्रण में है, लेकिन वो संपत्ति का स्वामी नहीं है, तो उसका ये हक बनता है कि वो, या उसका ये दायित्व बनता है कि वो उस संपत्ति को उस व्यक्ति को लौटा दे जो कि उसका असली मालिक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ऐसा करने के लिए उसको विवश किया जा सकता है। इसको हम पहले जो इसके पॉइंट दे रखे हैं कि कैसे विवश किया जा सकता है, उसके पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या है ये धारा 8। ए एक चल संपत्ति का मालिक है, बी जो ए का एजेंट है। ए ने बी को अपनी चल संपत्ति बेचने का अधिकार देते हुए यह कहा कि जब भी बी को इस चल संपत्ति के लिए कोई उचित खरीदार मिल जाए वह उसे बेच दे। यानी कि ए के पास एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, वह उसका ओनर है और उसका एक एजेंट है बी, और ए ने बी से कहा कि मेरी ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर इसका कोई ग्राहक मिल जाता है तो आप इस संपत्ति को मेरी बेच देना।
या ये जब भी बी को चल संपत्ति के लिए कोई उचित खरीदार मिले तो वो उसको बेच सकता है, ऐसा उसने उसको कह रखा था। तो बी जो है कुछ समय के पश्चात ए के पास आता है और ए से ये कहता है कि एक सी नामक व्यक्ति है जो कि उस संपत्ति को खरीदना चाहता है जिसे कि आप बेचना चाहते हो। ऐसा कहकर ए के कब्जे से वो उस चल संपत्ति को बी ले लेता है और वो सी को नहीं देता है, मतलब सी को नहीं बेचता है, उसको देने की बजाय वो उस संपत्ति को अपने पास रख लेता है। और ए जो है उसको पता चलता है कि बी ने जो है वो संपत्ति सी को नहीं बेची है बल्कि अपने पास रखे हुए है, तो वो उससे बार बार उस संपत्ति की डिमांड करता है, उससे मांगता है, लेकिन बी जो है उस संपत्ति को नहीं लौटाता है और मना कर देता है। तो ए जो है वो उस संपत्ति का मालिक है और मालिक होने के नाते वह उस संपत्ति पर वाद दायर करके धारा 8 के अंतर्गत अपनी चल संपत्ति को प्राप्त कर सकेगा। इसमें यह कहा जा सकता है कि बी उस संपत्ति का मालिक नहीं है और न उसके कब्जे का हकदार है, तो वह एक ही संपत्ति को वापस लौटाए। तो इस एग्जाम्पल से आपको धारा 8 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इन दशाओं में हकदार व्यक्ति को जो है माल सौंपा जाएगा धारा 8 के अंतर्गत। तो पहला है जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में धारित हो। इस धारा के अंतर्गत चल संपत्ति हो और जो उस संपत्ति पर कब्जा किए हो वो वादी का न्यासी या अभिकर्ता होना चाहिए, तभी धारा 8 के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है। यानी कि ये धारा क्या कह रही है, ये धारा कहती है सबसे पहले कि संपत्ति कैसी होना चाहिए, तो संपत्ति जो है वो चल संपत्ति होना चाहिए और दावाकृत व्यक्ति जो है वो क्या होना चाहिए, न्यासी या अभिकर्ता, तभी आप धारा 8 के अंतर्गत वाद लगा सकते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। लोकेश नामक व्यक्ति है, वो विदेश जाने वाला है। विदेश जाने से पहले वह अपना फर्नीचर जो है चिंटू को एजेंट के तौर पर सौंपता है। चिंटू उस फर्नीचर को राकेश के पास गिरवी रख देता है। भाई लोकेश किस लिए अपना फर्नीचर दे रहा है चिंटू को, कि जब वो वापस लौट के आए तो उसका फर्नीचर उसको सही सलामत मिल जाए। चिंटू ने क्या करा, न्यासी के तौर पर या तौर पर उसको रख तो लिया फर्नीचर को, लेकिन उसने राकेश नामक एक व्यक्ति के पास उस फर्नीचर को गिरवी रख दिया, जबकि चिंटू को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। लोकेश ने केवल उसके पास अपना फर्नीचर रखा था न्यासी के तौर पर, उसने ये नहीं कहा था कि आप इसको गिरवी रख दो, लेकिन चिंटू ने फिर भी उसको गिरवी रख दिया। राकेश जिसके पास ये फर्नीचर गिरवी रखा हुआ था वो इस बात को जानता था कि चिंटू को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी राकेश उस फर्नीचर को बेचने के लिए विज्ञापन दे देता है। ऐसी परिस्थितियों में लोकेश जो है राकेश से फर्नीचर वापस पा सकेगा। क्यों? क्योंकि धारा 8 के अंतर्गत राकेश जो है लोकेश के न्यासी के तौर पर है। तो ये धारा क्या कहती है, अगर आपने कोई संपत्ति न्यासी या अभिकर्ता यानी कि ट्रस्ट या एजेंट के रूप में अपने पास रखी हुई है तो आप उसके रखवाले हो गए, आप उसके मालिक नहीं हुए हैं, वो संपत्ति आपको वापस उसके असली मालिक को लौटानी होगी। इसका खंड खा क्या कह रहा है, जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ लें कि ये जो खंड है ये क्या कह रहा है। कुलदीप जो है उसका एक पारिवारिक मंदिर है और वहाँ पर जो है उसकी एक कुल माता की मूर्ति रखी हुई है। जो कुल माता की या उसके जो अपनी फैमिली मूर्ति जो है वो मूर्ति का संरक्षक जो है वो कुलदीप है।
अब सुरेश जो है उस मूर्ति को अपने संरक्षण में लिए हुए है, जबकि उस मूर्ति का उचित संरक्षक कौन है? कुलदीप है, क्योंकि वो कुलदीप की पारिवारिक मंदिर की मूर्ति है। तो वो धारा 8 के अंतर्गत सुरेश पर वाद दायर करके उससे ये कह सकता है कि उसे मूर्ति वापस की जाए। यानी कि इस धारा 8 का जो खंड ख है वो क्या कह रहा है कि जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाता हो, यानी उसको वही मूर्ति चाहिए, मूर्ति के बदले में उसको धन नहीं चाहिए, धन के रूप में प्रतिकर जो है वो उसका योग्य नहीं है, क्योंकि मूर्ति जो है वो उसके लिए एक स्पेशल है, उसकी पारिवारिक मूर्ति है, उसकी माता की मूर्ति है, तो वो उसके लिए स्पेशल है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो धन को प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि वो मूर्ति ही उसको वापस प्राप्त हो। अब हम धारा 8 के उपखंड 3 की बात करते हैं, यानी कि गा की, जबकि उसी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करना अत्यंत कठिन हो, यानी जो हानि हुई है उस हानि का जो नुकसान है वो वास्तव में कितना है ये देखना बहुत ही मुश्किल हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? रवि जो है स्वतंत्र की, इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ कि रवि जो है स्वतंत्र की एक ऐसी पेंटिंग को अपने कब्जे में करके बैठा है जो कि एक ओरिजिनल पेंटिंग है। यहाँ पर ये पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग है जिसका मूल्य जो है वो निश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रवि को धारा 8 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वह स्वतंत्र पर वाद दायर करके वही पेंटिंग प्राप्त कर सके। अब हम इसके अगले उपखंड की बात करते हैं, घा की, जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोषता अंतरित कराया गया हो। इसका एक स्पष्टीकरण है, जब तक और जहाँ तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, इस धारा के खंड खा और खंड ग के अधीन दावाकृत जंगम संपत्ति की किसी वस्तु के बारे में न्यायालय जो है यथास्थिति ये अवधारित करेगा कि जो खंड खा और गा हमने इसके पहले पढ़े हुए हैं, उसके बारे में न्यायालय जो है वो ये अवधारित करेगा कि एक दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकरवादी को यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाएगा, और दूसरा उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करना अत्यंत कठिन होगा। तो इस प्रकार से धारा 8 के अंतर्गत हमने ये देखा कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा करे हुए है या उसके नियंत्रण में है, तो वो कब्जे या नियंत्रण से उसका मालिक नहीं हो जाता है, उसका ये दायित्व बनता है कि जो मालिक है उसको वो संपत्ति सौंपे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो संपत्ति पे न्यासी या एजेंट के रूप में कब्जा किए हुए है, तो मालिक जो है धारा 8 के अंतर्गत वाद दायर करके अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। धारा 8 के साथ साथ हमारा जो अध्याय 1 है वो भी विनिर्दिष्ट अनुतोष का समाप्त हो रहा है। अब हम उसका अध्याय 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।